Hello. Yes, Nitya. We are starting in 2 minutes. So I have shared with you one of the book. That is डॉक्टर एस सी शर्मा की बुक है. ओके. कंटेंट्स आपका और टीएस लेवल का सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मेरे पास भी अवेलेबल है तो मैं एक बार कंटेंट इसमें से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. सो सब आ गए हैं. वी हैव 10 स्टूडेंट्स. ओके. सो सबका बेसिक कंसेप्ट हम देख ही चुके हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस हम देख चुके हैं. दैट इज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन. ओके. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम देख चुके हैं. देन डेफिनेशन बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी हम देख चुके हैं. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स. चलिए. ओके. कैन यू ऑल सी द पीडीएफ ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. ओके. तो चलिए, our next topic is objectives of accounting. ठीक है. तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव रख के हम अकाउंटिंग करते हैं? तो देखिए, व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. हेलो. Yes, sir. सर आपकी आवाज आ रही है हमें क्लियर. आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, एक बार रिप्लाई करते जाइए तो मुझे भी पता चलेगा. सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस. भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, वरना हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? ठीक है. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड इज डेफिसिट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी बिजनेस में पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में फाइनेंशियल साउंडनेस बोलते हैं. ठीक है. कि आपका बिजनेस कितना साउंड है, कितना अच्छा है, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का. कि हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है, हमारी पोजीशन कैसी है, हमारे लोन कितने हैं, हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे को किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा चुकाना है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेने हैं कि इस साल हमने 10,000 यूनिट बनाए, अगले साल हमें कितने यूनिट बनाने हैं और उसके लिए हर मंथ में हमें कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना पैसा चाहिएगा, कितने एम्प्लॉय चाहिएंगे, कितना स्टाफ चाहिएगा, कितनी जगह चाहिएगी, वो सारे डिसीजन लेना मैनेजमेंट के लिए तभी इजी होगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे. So this is one of the objective of accounting, that is facilitates management. Next is providing accounting information to user. हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं?
ताकि हम अपने यूजर्स तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें. एंड द लास्ट इज हेल्प इन इंटर फर्म कंपैरिजन. व्हाट डू यू मीन बाय इंटर फर्म कंपैरिजन? What do you mean by inter-firm comparison? So no idea. No idea. Anyone else? Inter-firm comparison. Okay. So inter-firm comparison का मतलब कि दो फर्म को या दो बिजनेसेस को कंपेयर करना. ठीक है. हम हमेशा अपने बिजनेस को किसी और से कंपेयर करते हैं, है ना. हम ये सोचते हैं कि हमारी दुकान है, हमारी दुकान के जस्ट बाजू में एक दुकान है जो कि हमारे जैसी सेम है. ठीक है. सार्थक, प्लीज स्टॉप दिस ना. हमारी दुकान के जस्ट पास में एक शॉप है. ठीक है. जिसको जो हमारे टाइप का ही सेम बिजनेस कर रहा है, हम उससे अपना बिजनेस कंपेयर करते हैं जनरली. कि जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स भी है या किसी के भी पेरेंट है, वो अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर करते हैं. ठीक है. कैसे? वो भी इतना पढ़ता है, तू भी इतना पढ़ता है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आते, तेरे नहीं आते, ये सारी चीज. उसी तरह हम बिजनेस को भी कंपेयर करते हैं कि आज मेरा बिजनेस ऐसा है तो मेरे पास वाले का कैसा है, क्योंकि वो भी सेम बिजनेस कर रहा है. ठीक है. बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस अपने बिजनेस को कंपेयर करता है दूसरों के बिजनेस से. टाटा अपने बिजनेस को कंपेयर करता है दूसरों के बिजनेस से. ठीक है. वोडाफोन अपने बिजनेस को कंपेयर करता है एयरटेल के साथ, जियो के साथ. तो उनको पता चलता है कि यार हमारे बिजनेस में क्या कमी है, कहाँ पे हमें काम करना चाहिए और किस फील्ड में हमें काम करने की जरूरत है. इज इट क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. Yes, sir. Okay. So the next is advantages और uses of accounting. कि अब अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं. अगर आप बेटा पढ़ोगे ना तो देखो ऑब्जेक्टिव्स में जो सारी चीजें हैं ना वो सारी एडवांटेजेस में आपको दिखेंगी. ऑब्जेक्टिव्स की सारी चीजें कहाँ दिखेंगी? एडवांटेजेस में. तो देखो अब एडवांटेजेस का भी पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. ऑब्जेक्टिव में भी पहला वही था. तो ये हमारा फायदा है कि अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मिलते हैं. सेकंड, ऑब्जेक्टिव में भी सेकंड वही था, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी वही है. थर्ड, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें भी वही था, इसमें वही है. देखो फोर्थ, कंपैरेटिव स्टडी, उसमें भी वही था. इंटर फर्म कंपैरिजन, इसमें भी यही है, कंपैरेटिव स्टडी. फिफ्थ, हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, उसमें भी वही था और इसमें भी यही है. तो 5 पॉइंट तो सेम के सेम हो गए जो हमने एडवांस ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं. 6 पॉइंट इसमें एक नया है, दैट इज टैक्स फैसिलिटी, टैक्स लायबिलिटी. तो आपको किस में कितना टैक्स भरना है ना, कितना अमाउंट का टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स कितना भरना है, जीएसटी कितना भरना है, वो तभी पता चलेगा जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया होगा. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स टेकिंग लोन. अगर आपको लोन लेना है तो अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया होगा तो आपको प्रॉपर अमाउंट का लोन मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, एक्ट एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आपके में कोई कुछ इश्यूज हो गए आपकी फर्म को रिलेटेड, समझो आपने किसी बंदे से 1 लाख का गुड्स लिया ऑन क्रेडिट, उधार पे, है ना. अब आपने उसको 10,000 रुपीज दे दिए, बट अब वो ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे तो पूरे 1 लाख ही लेना है, जबकि आप क्या बोलोगे कि मुझे कितना देना है? 90,000. तो अब ये प्रूव कैसे होगा? समझो वो कोर्ट में चला गया, नहीं मेरे को तो पूरा ही पैसा लेना है. तो हम कोर्ट में जाएंगे और इस चीज को प्रूव कहां से करेंगे? हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. जैसे अगर हमने उसको चेक से पैसा दिया होगा तो हम उसको बैंक स्टेटमेंट बताएंगे कि देखो ये मैंने पैसा दिया है, इस पार्टी को दिया है, इतने इस टाइम पे इस दिन को दिया है. ओके. सो इट एक्ट एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड. अगर बिजनेस में आपके कोई एरर हो रहे हैं, एरर आ रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने में और उसको सुधारने में, उसको सही करने में अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है.
एंड द लास्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपको अपना बिजनेस बेच देना है तो आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, और वो वैल्यूएशन तब अच्छे से और परफेक्ट निकल पाएगी जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया होगा तो। So is it clear the advantages of accounting? Yes. Okay. सेम के सेम पॉइंट ही है, ऑब्जेक्टिव जैसे ही पॉइंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसीलिए नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस। व्हाट इज लिमिटेशन? नंबर वन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ओके, तो कई बार अकाउंटिंग पूरा किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग बेस्ड है उसके कंसेप्ट्स पे और उसके कन्वेंशंस पे, जो कि सेल्फ मेड है। लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये कन्वेंशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है। तो कई बार ये रूल्स एंड रेगुलेशन रियलिस्टिक नहीं लगते। ओके, ये रूल्स, ये जो बात कर रहे हैं लोग कन्वेंशंस है ना, वो हम अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट, सेकंड वही है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अब इन लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए एक है ना, इसके लिमिटेशंस एक्चुअली फालतू में बनाए हुए हैं। अकाउंटिंग के ऐसा कोई लिमिटेशंस होते नहीं है, बट इनको बनाने थे तो इन्होंने बना दिए। अब ये ऐसा बोलते हैं दैट इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अच्छा आप मुझे बताइए, अकाउंटिंग क्या पर्सनल जजमेंट से बनता है? अकाउंटिंग कैसे होता है? बताइए, अकाउंटिंग का बेस क्या है? अकाउंटिंग कैसे करते हो आप? Can you all hear me? Yes, sir. मैंने आपसे ये पूछा, अकाउंटिंग किस बेस पे आप करते हो? अकाउंटिंग कैसे करते हो, किस कैसे होता है अकाउंटिंग? अरे भाई, प्रूफ से, सर एविडेंस रिकॉर्ड्स से। बनाने के बेसिस पे। ये रिकॉर्ड कैसे बनते हैं? एविडेंस पे, प्रूफ पे। आप कोई भी बिल की एंट्री करते हो तो क्या वो हवा में ऐसे ही कर देते हो कि यार 10,000, 20,000, 50,000? नो, द पॉइंट इज आप जब भी एंट्री करते हो किस पे करते हो? एक एविडेंस बेस पे, एक प्रूफ बेस पे। बट इन लोग ऐसा बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट पे होता है, इसलिए वो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं ना। मैं इस लिमिटेशन को मानता ही नहीं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अकाउंटिंग में हम जो भी असेट या जो भी चीज रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने, समझो आपने बिजनेस के लिए एक ट्रक खरीदा, उस ट्रक का वैल्यू था 20 लाख रुपीज। ओके, 20 लाख का ट्रक था। अब 3 साल बाद उस ट्रक की वैल्यू कितनी होगी? ये आई थिंक सबके सब फोन साइड पे रख के सो गए। 900। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर माइक खराब होगा। अच्छा, माइक खराब होगा, अभी तो माइक दूसरों खराब नहीं है। दूसरों का दूसरों दूसरों का दूसरों। तो द पॉइंट इज कि अगर आपने एक ट्रक खरीदा है इस साल 20 लाख रुपीज में, तो हम बोलते हैं कि समझो आफ्टर 2 इयर्स उस ट्रक की वैल्यू कुछ कम होगी। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा बोलता है कि वो ट्रक जो है वो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बताना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब उसको 20 लाख पे ही बताना है और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो इनका ऐसा कहना है कि कई बार बिजनेस में उससे ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखती और गलतियां हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। बट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयज की लॉयल्टी, लव, अफेक्शन, वो सब अकाउंट जो है वो उसको ध्यान में नहीं लेता, तो ऑब्वियसली वो उसको ध्यान में लेगा भी क्यों? ठीक है ना। हम तो सिर्फ पैसा ही देखते हैं,
तो क्वालिटी लॉयल्टी ये सब हमारे ध्यान में नहीं आता, ये इसका एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इसको इग्नोर करता है। द नेक्स्ट इज सफरिंग फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। आपको दिखेगा कि यार इसका अकाउंट तो बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको एक काम करते हैं, बैंक वाले सोच के उसको पैसा दे देंगे। अब एक्चुअली में जब वो लोन नहीं भर पाएगा तब पता चलेगा कि उसकी कंडीशन तो बहुत खराब थी, बट उसने हमें गलत चीज बताई, है ना। तो अकाउंटिंग में कई बार ये विंडो ड्रेसिंग वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज डेपिसिट्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है, तो ये जब हम प्रिंसिपल करेंगे तब मैं आपको इसको बता दूंगा। नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। लास्ट इज नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग का मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अकाउंटिंग के डेटा को लेकर आप फ्यूचर का फॉरकास्ट नहीं कर सकते, बट मैं बोलता हूँ कि ये लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर का फॉरकास्ट करने के लिए आपको बेस चाहिए और बेस करने के लिए आपको अकाउंट चाहिएगा ही चाहिए, ठीक है। बट देखिए जैसा मैंने आपको कहा, वैसे तो अकाउंटिंग के कोई लिमिटेशन होते नहीं है, बट एज एन फॉर्मेलिटी इनको बनाने पड़ते हैं, इसीलिए ये लोग बनाते हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया सबको लिमिटेशंस? Yes. एनी डाउट्स और क्वेरीज? Mhm. ग्रेट। No, सो sir. ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम यहीं पे रुकते हैं एंड कल हम इसको यहाँ पे आगे ले जाके इस चैप्टर को कल हम कंप्लीट कर देंगे। जितना वैसे तो थियरी मैक्सिमम मैं इसमें कवर कर ही चुका हूँ, मुझे आपको ऊपर ऊपर से ही करवाना है, एक बार खाली चीजों को रिवाइज ही देखना है। तो कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके लगभग डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम अपना अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर शुरू करेंगे। एंड लगभग माई टारगेट इज कि इस वीकेंड तक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट खत्म करवा के मैं आपको ले जाऊं सम्स की तरफ, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में भी मजा आए और आपका थोड़ा टाइम पास भी हो जाए। ओके नाउ, सो द पॉइंट इज कि आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सर सकते हैं। बोलिए। स्कूल कब से स्टार्ट होगी? सितंबर से? नो आइडिया बेटा, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वहां तक हमें जो लगता है हाँ. वो लगभग सितंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड द गवर्नमेंट, Yes, sir. ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बंद होने वाली स्कूल थी, अब लगभग सबसे लास्ट में खुलने वाली स्कूल ही होगी। बट अब देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीजें होती है, उसके हिसाब से फिर देखेंगे। ओके, सो let us Yes. end today's class. So thank you very much. Take care. God bless you. Stay home. Stay safe. बाहर घूमना मत। सिचुएशन ज्यादा खराब है हमारी सिटी की, तो ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। Yes.